हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का सीरीज नंबर 61। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 60 में दिए थे। तो प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम जारी किए थे? 1806 में ये नियम जारी किए थे। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? 12वीं सदी में पूर्वी गंग राजवंश शासक अनंत वर्मन चोडगंग देव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। CAAR का पूरा नाम क्या है? स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च इसका पूरा नाम है। एशिया की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। कालीजाई मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। अमृत योजना की नोडल मंत्रालय कौन सी है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसकी नोडल मंत्रालय है। अब यहाँ पर हम जो 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे वे टॉपिक है भारतीय चिता, सी ड्रैगन 2022 अभ्यास, क्वाड देशों का समूह और माया सभ्यता। तो इन 4 टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर भारत में चीतों की वापसी। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे भारत में चीतों की। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री ने भारत में चीतों की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को लाया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक में इस कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। बीते वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने के प्रस्ताव पर 7 वर्षों के लंबे प्रतिबंध को हटा दिया यहाँ पर, जिसके तहत एक रास्ता क्लियर हुआ कि यहाँ पर चीते लाए जा सके। हम यहाँ पर अगर बात करें इस योजना से संबंधित प्रावधानों को लेकर के, तो किसी प्रजाति को पुनः प्रस्तुत करने का अर्थ उसे किसी ऐसे स्थान में छोड़ना है जहाँ वह जीवित रहने में सक्षम हो। बड़े मांसाहारी जानवरों को पुनः प्रस्तुत करने की विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के बहाल करने की रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो कि अति शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो गया था। चीतों का संरक्षण घास के मैदानों और उसके बायोम एवं आवास को पुनर्जीवित करेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ने जंगलों और उन सभी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनके विलुप्त होने के कारण की अगर हम बात करें तो शिकार, घटते आवास और पर्यावरण, शिकार की अनुपलब्धता, काला हिरण, चिकारा और खरगोश भारत में बिल्ली के विलुप्त होने के कारण 1952 से ये लगभग विलुप्त हो गए थे। जलवायु परिवर्तन की स्थिति और बढ़ती मानव आबादी ने समस्या को और अधिक विकराल बना दिया था। पुनः प्रवेश कार्य योजना से क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट की मदद से मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से लगभग 8 से 12 चीतों का पूर्ण स्थानांतरण करेगा। इन देशों में जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। अपने उपयुक्त आवास और पर्यावरण पर्याप्त शिकार आधार के कारण बड़ी बिल्लियाँ कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाई जाएगी और यहाँ पर स्थापित कराई जाएगी। NTCA बैठक की कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को बात करें तो जल एटलस की बात की गई है यहाँ पर। तो भारत के बाघों वाले क्षेत्रों में सभी जल निकायों का मानचित्रण करने वाला यह एक जल एटलस भी जारी किया जाएगा। एटलस में शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी परिदृश्य, मध्य भारतीय परिदृश्य तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट परिदृश्य, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों व ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान एवं सुंदरबन सहित कई क्षेत्रों में ऐसे निकायों की उपस्थिति के बारे में जानकारी लगाया जाएगा। एटलस में रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग का उपयोग किया गया है। यहाँ पर यह वन प्रबंधनों को उनकी भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को आकार देने के लिए आधारभूत जानकारी प्रदान करेगा। फिर यहाँ पर कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स प्रत्यायन की बात की गई है। तो CATS के तहत 14 बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी गई है और NTCA के तहत CATS मान्यता के लिए अन्य रिजर्व का मूल्यांकन कर रहा है। CATS को टाइगर रेंज देशों के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता प्राप्त उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघ एवं संरक्षित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। इसे चीते की अगर हम बात करें तो चीता बड़ी प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को 5 मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में देखा गया है। चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।
अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो देखिए इसे IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है और अफ्रीकी चीता यहाँ पर वनरेबल की सूची में है, मतलब सुभेद्य में है। एशियाई चीता जो है अति संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है। साइट्स की सूची में यह सूची पर का परिशिष्ट 1 में है अफ्रीकी चीता, जबकि एशियाई चीता सूची का परिशिष्ट 1 में है। ये भी वितरण की बात करें तो वन में लगभग 6,500 से लेकर के 7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं, जबकि एशियाई चीतों की बात करें तो 40 से लेकर के 50 हैं जो कि ईरान में पाए जाते हैं। भौतिक विशेषता की बात करें तो इनका आकार एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है अफ्रीकी चीतों का। एशियाई चीतों का जो आकार है शरीर पर बहुत अधिक फर होते हैं, छोटी एवं लंबी गर्दन, आमतौर पर उनकी आंखें लाल होती है और प्रायः बिल्ली के समान दिखाई देते हैं। आप इनका चित्र देख सकते हैं तो आप एक यहाँ पर अफ्रीकी चीता है और दूसरा यहाँ पर एशियाई चीता है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो सी ड्रैगन 2022। तो देखिए हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में UAS की ड्रैगन 2022 का अभ्यास शुरू हुआ है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड का एक हिस्सा है तथा मालाबार में अभ्यास लेते हैं। ये सी ड्रैगन 22 के अभ्यास के बारे में अगर हम बात करें तो सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी विरोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। इसका क्या महत्व होगा तो चीन के साथ कुछ देशों के तनावपूर्ण संबंध और हिंद महासागर में PLA नौसेना के बढ़ते प्रयासों के मद्देनज़र यह अभ्यास महत्व रखता है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 2 और पोसेडॉन 81 समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किए हैं जो इस क्षेत्र में चीनी जहाज़ों व पनडुब्बियों पर नज़र रखने की उसकी क्षमता को और मजबूत करेगा। तो इस प्रकार से यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये अभ्यास। दोस्तों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो क्वाड देशों का समूह। तो क्वाड देशों का समूह है जिसमें शामिल है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है चीन को यहाँ पर मजबूती के साथ सामना करना और चीन के लिए जो यहाँ पर साउथ चाइना सी में जो काउंटर बनाया जाता है उसको यहाँ पर बैलेंस बनाए रखना इन देशों का समूह का कार्य है। यहाँ पर क्वाड के गठन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हिंद महासागर सुनामी जो 2004 में आई थी के पश्चात भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया था। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने गठबंधन को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया था। क्वाड को एशियाई आर्क ऑफ डेमोक्रेसी स्थापित करना था, लेकिन इसके सदस्यों के बीच सामंजस्यता की कमी के कारण बाधा उत्पन्न होते रहे और इसके कारण चीन का बहुत फायदा होता रहा। वर्ष 2017 में चीन के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए क्वाड देशों ने पुनर्जीवित किया अपने कार्य को। इसके उद्देश्यों को व्यापक बनाया गया एवं तंत्र का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक नियम स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था स्थापित करना था। वर्ष 2020 में भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास का विस्तार किया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट हुआ। वर्ष 2017 में इसके पूर्ण उत्थान के बाद ये क्वाड के पहले आधिकारिक रूप से चिन्हित करना था इसको। मार्च 2021 में क्वाड समूह के नेताओं ने पहली बार आभासी शिखर स्तरीय बैठक में डिजिटल रूप से मुलाकात की और बाद में द स्पिरिट ऑफ द क्वाड शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें समूह के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को रेखांकित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह एक दशक में 4 देशों के बीच पहला सैन्य संयुक्त अभ्यास भी था ये। तो क्वाड के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो स्पिरिट ऑफ द क्वाड के अनुसार समूह के प्राथमिक उद्देश्यों में समुद्री सुरक्षा, कोविड-19 संकट का मुकाबला करना, विशेष रूप से वैक्सीन, कूटनीति, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को संबोधित करना, क्षेत्र में निवेश के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि क्वाड की व्यापक मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद इसका मुख्य फोकस क्षेत्र अभी भी चीन का मुकाबला करने के लिए माना जाता है। क्वाड सदस्यों ने तथाकथित क्वाड प्लस के माध्यम से साझेदारी का विस्तार करने की इच्छा का भी संकेत दिया है जिसमें दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल होंगे।
चीन के साथ क्वाड के संबंध की अगर हम बात करें तो क्वाड के प्रत्येक सदस्य को दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जैसी पहलों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के प्रयासों से खतरा है। यहाँ पर अमेरिका लंबे समय से चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित है और उसने यह रुख कायम रखा है कि चीन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को खत्म करना है। इसी तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों दक्षिण और पूर्वी चीन में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर चिंतित भी है। चीन के साथ भारत के अपने लंबे समय से सीमा सुरक्षा के मुद्दे भी सामने आते रहे हैं। दूसरी ओर चीन क्वाड के अस्तित्व को स्वयं को घेरने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखता है और उनसे सामूहिक रूप से यहाँ पर सहयोग करने से बचने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों पर दबाव डालता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने समूह पर एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच खुले तौर पर कलह भड़काने का भी आरोप लगाया है। क्वाड से संबंधित मुद्दों की अगर हम बात करें तो देखिए, अपरिभाषित दृष्टि है इसका, तो सहयोग की संभावना के बावजूद क्वाड परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना हुआ है। क्वाड एक विशिष्ट बहुपक्षीय संगठन की तरह संरचित है और इसमें एक सचिवालय और किसी भी स्थायी निर्णय लेने वाले संस्था का अभाव है। इसके अतिरिक्त नाटो के विपरीत क्वाड में सामूहिक रक्षा के प्रावधान शामिल नहीं हैं। इसके बजाय एकता और कूटनीतिक सामंजस्य के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का विकल्प चुना गया है। समुद्री समूहन की बात करें तो इंडो पैसिफिक पर पूरा ध्यान क्वाड को एक भूमि आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है और यह सवाल उठाता है कि क्या सहयोग एशिया, प्रशांत और यूरेशिया क्षेत्रों तक फैला हुआ है। भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध तथ्य यह है कि भारत एकमात्र सदस्य है जो कि संधि गठबंधन प्रणाली के खिलाफ है। इसने एक मजबूत चतुष्पक्षीय जुड़ाव बनाने की प्रगति को भी धीमा कर दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वाड के आगे की राह को लेकर के, इसके भविष्य को लेकर के, तो स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता है। यहाँ पर क्वाड राष्ट्रों को सभी के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, जो तटीय राज्यों को आश्वस्त करेगा कि क्वाड क्षेत्रीय लाभ हेतु एक महत्वपूर्ण कारक होगा और किसी प्रकार का सैन्य गठबंधन नहीं है, जैसा कि चीन द्वारा दावा किया जाता रहा है। आगामी मंत्री स्तरीय बैठकें इस विचार को सही ढंग से परिभाषित करने और भविष्य के मार्ग की रूपरेखा तैयार करने का एक अवसर हो सकती है। क्वाड का विस्तार की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार हैं। भारत ऐसे में इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों को इस समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना होगा, जिससे वर्तमान एवं भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार किया जा सके और अपने सैन्य एवं गैर सैन्य उपकरणों को मजबूत करने और रणनीतिक भागीदारियों को शामिल करने पर ध्यान दिया जा सके। तो यहाँ पर इस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, तो समझा जा सकेगा कि क्वाड का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में। अब यहाँ पर जो दोस्तों अगला टॉपिक है वो है माया सभ्यता। तो एक नए अध्ययन के अनुसार माया सभ्यता की लगभग 500 सूखा प्रतिरोधी खाद्य पौधों तक पहुँच हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। माया सभ्यता के अचानक पतन के पीछे का रहस्य अभी भी हमें नहीं पता है और वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह है कि सूखे ने लोगों को भुखमरी में धकेल दिया होगा, जिससे माया सभ्यता समाप्त हो गई होगी। यहाँ पर मक्का, बीन्स और स्क्वैश जैसी सूखा संवेदनशील फसलों पर निर्भरता के कारण माया सभ्यता लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा होगा, ऐसी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें माया सभ्यता के परिचय को लेकर के, तो माया मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एक स्वदेशी लोग हैं जो मैक्सिको में आधुनिक युकटान, क्विंटाना, कैम्पेचे, टैम्बैक्सको, चियापास, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर और होंडुरस के माध्यम से दक्षिण के निवासी हैं। ये माया सभ्यता की उत्पत्ति युकाटान प्रायद्वीप में हुई है। इसे अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिए जाना जाता है। माया का उदय लगभग 250 ईसा में शुरू हुआ और पुरातत्वविदों को माया संस्कृति के क्लासिक पीरियड के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 900 ईसा तक चला। अपनी चरम स्थिति में माया सभ्यता में 40 से अधिक शहर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक की आबादी लगभग 5000 से 50,000 के बीच थी। लेकिन फिर अचानक 800 से 950 ईसा के बीच कई दक्षिणी सभ्यता को छोड़ दिया और इस अवधि को क्लासिक माया सभ्यताओं का पतन कहा जाता है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भ्रमित भी करता है।
विशेष लक्षण की अगर हम बात करें इस सभ्यता की तो 1500 ईसा पूर्व माया सभ्यता गांवों में बस गई थी तथा मकई जिसे मक्का, सेम, स्क्वैश की खेती के आधार पर एक कृषि विकसित हो गई थी। यहाँ लगभग 600 ईसा तक का सावा भी उगाया जाता था। इन्होंने समारोह केंद्रों का निर्माण शुरू किया और तकरीबन 200 ईसा तक ये मंदिरों, पिरामिडों, महलों, गेंद खेलने हेतु कोर्ट और प्लाजा वाले शहरों में विकसित हो गए थे। प्राचीन माया सभ्यता के लोगों ने भारी मात्रा में निर्माण हेतु पत्थर, जो कि प्रायः चूना पत्थर था, का उत्खनन किया, जिसे उन्होंने चर्ट जैसे कठोर पत्थरों का उपयोग करके काटा। वे मुख्य रूप से स्लैश एंड बर्न कृषि अथवा झूम कृषि में संलग्न थे, लेकिन उन्होंने पर्वतीय और सिंचाई खेती के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने चित्रलिपि लेखन एवं अत्यधिक परिष्कृत कैलेंडर तथा खगोलीय प्रणालियों की एक प्रणाली भी विकसित की थी। माया सभ्यता के लोगों ने जंगली अंजीर के पेड़ों की भीतरी छाल से कागज बनाया और इस कागज से बनी किताबों पर अपनी चित्रलिपि लिखी। इन पुस्तकों को कोडेक्स कहा जाता है। माया सभ्यता के लोगों ने मूर्तिकला एवं नक्काशी की एक विस्तृत और सुंदर परंपरा भी विकसित की थी। प्रारंभिक माया सभ्यता के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत वास्तुकला कार्य और पत्थर के शिलालेख व नक्काशीदार कार्य हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कुछ अन्य सभ्यताओं को लेकर के, तो वे सभ्यता यहाँ पर इंकान सभ्यता जो कि इक्वाडोर, पेरू और चिली के पास विकसित हुई। इज़्टेक सभ्यता जो कि मैक्सिको में विकसित हुई। रोमन सभ्यता जो कि रोम में विकसित हुई। फारसी सभ्यता ईरान में। प्राचीन यूनानी सभ्यता ग्रीस में। चीनी सभ्यता चीन में। प्राचीन मिस्र सभ्यता मिस्र में। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के उत्तर पूर्व, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक, सीरिया और तुर्की में विकसित हुई। दोस्तों यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक को डिस्कस किया उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर, कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ड्रैगन 22 अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? क्वाड में शामिल देशों का नाम क्या है? माया सभ्यता किस देश से संबंधित है? एज़टेक सभ्यता किस देश से संबंधित है? दोस्तों इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो यदि आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होता है तो आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।